सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पॉज हुआ है और तब से लेकर अभी भी मैं इस सोच में हूं कि आगे क्या होना है। भारत की तैयारियां देखता हूं या सरहद के उस पार की तैयारियां देखता हूं तो कई बार मुझे ऐसे लगता है कि दोनों देश एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर अपने नेताओं की बयानबाजी सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी कशमकश में था सर, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ एक बातचीत करूं और एक क्लियर पिक्चर अपने व्यूअर्स के सामने, देश के नागरिकों के सामने रखूं कि आगे क्या होने वाला है। ये समझना बहुत जरूरी है सर। तो किस प्रकार से आप आंक रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के चाहे वो विदेश मंत्री हों, वो चाइना में गए हुए हैं, हमारे डेलीगेशन दुनिया भर में गए हुए हैं, लेकिन आगे भारत पाकिस्तान, क्या ये 4 दिन की वॉर खत्म हो चुकी है या एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो शांति है ये एक तूफान से आने से पहले की शांति है सर? राजेश जी, हम जानते हैं कि चाइना का भरोसा नहीं किया जा सकता है और पाकिस्तान का भी नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हमको अपने गार्ड जो है ना वो हमेशा चौकन्ना हमको हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक लड़ाई की तैयारी कर रहा है। जो वॉर इंडिकेटर्स हम जिनको बोलते हैं वो पाकिस्तान से जो आ रहे हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप को मजबूत कर रहा है। चाइना ने अपना देखा कि कैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ था। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक 4 दिन की लड़ाई में आप एक एनालिसिस नहीं कर सकते कि उनका सिस्टम कितना अच्छा था या खराब था। जी। बिकॉज एक आधा अगर एक जगह अगर उनका सिस्टम ने अगर काम नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जगह वो काम नहीं करेगा। और आपको टोटलिटी में सिचुएशन को देखना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं हो सकती है। भारत के पास मैक्सिमम 6 महीने का टाइम है, जी। और अगर पाकिस्तान से कोई ऐसी हरकत आती है तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए हमको रेडी रहना है, क्योंकि चाइना उसके साथ एक कोलिस्टिविटी में है, और वो उसको जो हथियार उसके पास नहीं है, जो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, जो टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, वो चाइना दे रहा है उसको। जी। तो हम एक इसको लूजली हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज चाइनाज प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द फ्रंट। तो चाइना ने पाकिस्तान की वनरेबिलिटीज को अच्छी तरीके से एनालाइज किया है कि आज पाकिस्तान चाइना के ट्रैप में फंस चुका है, जी। और जो ट्राई चाइना उसको एक अपना मदद दिखा रहा है, वो भारत के अगेंस्ट उसको लड़ाई के लिए उकसाया जा रहा है। और बल्कि मैं ये बोलूंगा, तो डिप्लोमेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी। और अगर हम ये लड़ाई नहीं चाहते, बिकॉज कोई भी देश लड़ाई नहीं चाहता है। जी। देखिए, हमारी इकोनॉमी एक हाई ग्रोथ रेट पर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी लो ग्रोथ रेट पर है। लड़ाई होती है तो किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? भारत को। बिकॉज बिल्कुल। भारत की इकोनॉमी को और पीछे चली जाएगी। पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है तो उसको पीछे जाने के लिए? और उसको चाइना जब उसको इतनी उसको मदद मिल रही है, और उसको 50% के कॉस्ट पे उसको स्टेल्थ फाइटर भी मिल रहा है इस तरीके की, तो आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, जैसे कि आपके चीफ को फील्ड मार्शल बना देते हैं, जी। और चीफ और अपनी पद को छोड़ता नहीं है, वो अपनी पद में कायम रहेगा, और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो तो एक पपेट है इनके सामने। जो चीफ बोलेगा, जो ये करे। एनएसए भी अपना बंदा लगा रखा है। तो जो ये सिग्नल्स असीमत। है, जी। हमको पहचानने चाहिए सिग्नल्स, और
मुझे कोई शक नहीं है आपके प्रोग्राम में बताने के लिए कि आने वाले वक्त में हमको एक लड़ाई के लिए एक चुनौती आएगी और हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी, 2-3 पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूँगा। पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि जो 4 दिन तक कॉन्फ्लिक्ट चली या उससे पहले या उसके बाद में, एक चीज़ साफ हो गई कि कम से कम नाम के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा है। नाम के लिए नहीं, वो तो काम के लिए भी खड़ा है। टर्की काम के लिए खड़ा है। अज़रबैजान की हमने वहाँ पर एक भूमिका देखी। लेकिन भारत के पक्ष में हमने किसी भी बड़े देश की कोई बयान भारत के पक्ष में नहीं देखा। उसमें हम अमेरिका को ले लें, फ्रांस को ले लें, दोस्त रूस की बात भी करना मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत जरूरी है। खासकर क्वाड जिसको लेकर बहुत ज्यादा बातें होती थी, वो उस क्वाड के देशों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो हम आने वाला जो सिनेरियो है उसको कैसे देख सकते हैं सर? क्योंकि एक एग्जाम्पल जो रूस यूक्रेन जंग से निकल कर आया है कि कोई देश अपने बलबूते पर अब जंग नहीं लड़ सकता है, क्योंकि तमाम पावर्स जो हैं अब दूसरे कंट्री के पीछे खड़ी हो जाती हैं। देखिए, आपने बहुत एक सही बात बताई, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में भी यूक्रेन रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता था अगर उसको अमेरिका का साथ ना होता। और बिल्कुल सर। और अगर हम एक पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं तो हम पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ रहे हैं, हमको ये मानना चाहिए। चाहे बेशक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जंग ना हो, बट अगर हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे हो रही है तो वो चाइना की ताकत है और पाकिस्तान एक फ्रंट है, और उसको जो चाइना की ताकत को नजर अंजाम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी है, टर्की भी है। अब हमारे साथ कौन है? और ये आपने बहुत ही एक सही पर्सपेक्टिव रखा है सामने कि हमारे पास, हमारे साथ रशिया हमारी लड़ाई नहीं हमारे लिए लड़ेगा। रशिया एक चाइना के साथ उसका बहुत ही एक लिमिटलेस, है ना, यू अनलिमिटेड जी। उसकी एग्रीमेंट है, तो वो उसके साथ अनलिमिटेड एग्रीमेंट में है। और इसीलिए अगर ये जंग होती है तो रशिया अपने आप को दूर रखेगा। अमेरिका आपके साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से एग्रीमेंट है, अगर आपको उससे हथियार चाहिए तो वो आपको देगा, बिकॉज उसका मकसद तो यही है कि आप लड़ो और हमसे जी। हथियार लो। और इसको बाकी और कौन देश रह गए आपको इसको हेल्प करने के लिए? अभी फ्रांस से हमने राफेल का सोर्स कोड मांगा था, वो भी शायद फ्रांस हमको नहीं दे रहा है। तो ये सारी जो पॉलिटिकल पेच है, ये आई थिंक हमारे लिए एक लेसन है कि हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोगों को मदद करते हैं जब उनको जरूरत होती है, हम एक एक्स्ट्रा माइल तक जाते हैं। पर जी। जब आपके ऊपर चुनौती होती है तो उस टाइम पे आपको आपको असलियत में आपको पता चलता है कि कौन आपके दोस्त है, कौन आपके दुश्मन है। तो द टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप लाइज इन सिचुएशंस ऑफ एडवर्सिटी बोला जाता है। तो ओके। जब आपकी एडवर्सिटी जब आपके ऊपर आती है, तभी आपको पता चलता है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और अब हमको पहचान लेना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। उसी प्रकार से आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके जाना चाहिए। और ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी कि आप बहुत एक्सपेक्ट करो, बिकॉज आज का जमाना गिव एंड टेक का है। आज का जी। जमाना स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइजेस स्ट्रेंथ, ताकत ही दूसरी ताकत को पहचानती है। और ओके। अगर आपके पास वो ताकत नहीं है तो आपको लोग नहीं पहचानेंगे। तो आई थिंक ये जो लेसन है हमारे लोकल पॉलिटिक्स से, हमको इसको दूर हटके इसको सोचना है कि जब तक आप ताकतवर नहीं है, आपको दोस्त कम मिलेंगे। दोस्त, जब आपकी बिल्कुल। ताकत बढ़ेगी तो आपके दोस्त भी बढ़ेंगे। इसको आपको समझ लेना चाहिए। जी। एक पॉइंट और जो मैं समझना चाहूंगा, इस 4 दिन की बैटल में एक चीज साफ हुई कि आने वाली वक्त की जो बैटल्स होंगी उसमें ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा।
मे बी टैंकों की लड़ाई वो लास्ट में, थल सेना की वो चीजें लास्ट में आए, इसके लिए हिंदुस्तान को कितना तैयार आप देखते हैं? क्योंकि फिलहाल जो भारत ने कर दिखाया है, इसकी कल्पना ना तो चीन ने की थी ना टर्की ने की थी, लेकिन चैलेंजेस बढ़ेंगे आगे। देखिए, हमारी काफी अच्छी प्रिपरेशन है ड्रोन्स के। अगर हम उसको मामले में है तो हमारे पास काफी आधुनिक ड्रोन्स हैं, और हमारे पास ऐसे जी ड्रोन्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को। मिसाइल्स हमारी पाकिस्तान से बेहतर है। तो अभी बस यही है कि जो भी है हमारे पास, हमको उसकी तादाद बढ़ानी है। जी अब अगर हमारे पास 50,000 ड्रोन है, अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास 50 है तो हमको 1 लाख होने चाहिए। अगर हमारे पास 30,000 40,000 मिसाइल्स हैं तो हमको इसका डबल होना चाहिए। बिकॉज आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी ये चुनौती बढ़ती जाएंगी, और इसीलिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ आई थिंक अभी एक सैंक्शन किया है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए। और उसका जी मकसद यही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी समझती है एक चुनौती का वक्त है, और अगर बजट नहीं देंगे, अगर पैसा नहीं देंगे फौज को, तो फौज कहाँ से अपने आप को मजबूत करेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम इसके लिए अपनी तैयारी कर पाएंगे। जी, बस एक आखिरी पॉइंट है, थोड़ा सा हटकर है, माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं। मैंने 1 या 2 वीडियो पोस्ट किए थे यूट्यूब पर, उन लोग काफी लोगों ने उन्हें पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, जिसमें हमने देखा कि फौजी जिन्हें इमरजेंसी ड्यूटी पे बुलाया गया, उनके पास रिजर्वेशन कराने का वक्त नहीं था, वो बाथरूम के बगल में सोकर जा रहे थे, और वहां पर भी टीटी ने किसी से 3,000 किसी से 2,000 रुपए लिए। क्या यहाँ पर रेलवे को या डिफेंस मिनिस्ट्री को सोचना नहीं चाहिए कि इन फ्यूचर कभी भी फौजियों की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट कम से कम एक कोच ट्रेन का उनके लिए हो? देखिए राजेश जी, नॉर्मली तो एक कोच होता है वैसे, एक हटा दिया सर, फौजी। 2021 में जब कोरोना अच्छा, आया उसके बाद वो बंद कर दिया मोदी अच्छा, गवर्नमेंट अच्छा, ने। उसके बाद तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत ही साफ हो गया है। मैंने भी ट्वीट किया है रेलवे मिनिस्टर को कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जब आप अपने देश के सैनिकों के साथ इस तरीका का व्यवहार करते हैं, और उसको रेलवेज में उनको एक बेसिक आप उनको रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे हैं, और जब वो आपके देश के लिए सरहदों पे जा रहे हैं, अपनी तैयारी अपना कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनमें से कई वापस भी ना लौटे। तो आई बिल्कुल सर। थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका मैसेज है, और हमको इस मैसेज को आगे तक हमको लेके इसको जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को भी इसके बारे में संज्ञान होना चाहिए कि इस तरीके के जो वाकया हैं वो दोबारा से नहीं दोहराए जाएं, और जो भी करेक्टिव मेजर है उसको रेलवेज को इमीडिएटली ले लेना चाहिए। जी सर, थैंक यू, शुक्रिया, इस मुद्दे पर आपने बात रखी। मेरी लगातार कोशिश है, मैंने 2-3 वीडियो और बनाए हैं, आगे भी मैं बनाऊंगा, ताकि कम से कम डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री तक एक बात पहुंचे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सर, अच्छा नहीं लगता है कि एक जवान जो या देश की सरहद की सुरक्षाओं के लिए जा रहा है, उसके लिए बाथरूम में जगह है। शर्म आती है, शर्म आती है सर। लेकिन फिर भी आप आए सर, और इतने गंभीर मुद्दे पर आपने बात रखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय राजेश जी, थैंक यू।